नमस्कार दोस्तों, पहले की तरह मैं आपको लीगल फ्रेटर्निटी के जो स्टार्स हैं उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस और उनका जो जीवन की एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनसे यात्रा करा रहा हूँ। उनकी किसी 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 सालों की। आज ऐसी एक शख्सियत से आपकी बात कराऊंगा, एडवोकेट एस.के. शर्मा जी, जो आजकल जो अपना न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन यानी पटियाला हाउस में आप क्रिमिनल लॉयर हैं। आप बेसिकली रोहतक में इनका जन्म हुआ 1965। आप 58 साल कंप्लीट कर चुके हैं और आपने रोहतक से आपकी प्राइमरी एजुकेशन हुई। वहीं से आपने जो है अपना जो है जीवन यापन की जो चीज़ें थी, जो बचपन था वहीं बिताया और फिर लॉ करने के बाद 1991 में इन्होंने लॉ किया और 1993 में ये दिल्ली में एनरोल हो गए। और मैं बता दूं कि इनके फैमिली में ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। इनके फादर साहब डॉक्टर थे और मदर हाउसवाइफ थी और 2 भाई थे। ये 2 भाइयों में एक छोटे बड़े भाई हैं इनके जो विंग कमांडर एयरफोर्स में हैं और 2 सिस्टर हैं, वो अपने दूसरे फील्ड में, वो भी लॉ में नहीं है। और हाँ, अब इनका जो बेटे हैं वो लॉ स्टूडेंट हैं और बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। और ये एक जाने माने मशहूर लॉयर तो हैं ही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे नेक दिल इंसान भी हैं। हम आपसे इनकी बातचीत कराएंगे रूबरू। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नी ऑफ द स्टार्स ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। बीइंग ए स्टार ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, मैं आपसे जानना सीधा ये चाहता हूँ, जब आप 1993 में एनरोल होकर आए तब यहाँ कैसा माहौल था? यहाँ बहुत कम संख्या में लॉयर्स थे उस वक़्त। और अभी जो पार्किंग की स्थिति है, इंडिया गेट पूरा कवर है, पूरा रोड सामने जो बैरो मार्ग है वहाँ तक पार्किंग जा रही है वकील भाइयों की। तो पार्किंग एरिया भी जितनी गाड़ियाँ होती थी, असल तो गाड़ियाँ बहुत कम थी, वो सारी बाउंड्री के अंदर अंदर आ जाते थी, जजेस की भी लॉयर्स की भी। इतनी कम लॉयर्स थे उस वक़्त, हार्डली 700 के करीब लॉयर टोटल थे, जिसमें प्रैक्टिसिंग और भी कम थे। बहुत अच्छा एक लॉयर्स में यूनिटी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी थी, कमिटमेंट्स थे एक दूसरे के लिए, सब एक दूसरे बाय फेस बाय नेम जानते थे। सीनियर जूनियर का बड़ा एक बहुत अच्छा एक प्रेम भाव का रिलेशन था गुरु शिष्य का। और हम चलते चलते किसी भी सीनियर से कोई रास्ते में रोक के कुछ चीज़ पूछ लेते तो वो अच्छा फील करते थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते थे। शर्मा जी, आपने सारा अपना प्राइमरी एजुकेशन रोहतक में लिया, आप हरियाणा की पृष्ठभूमि से हैं, तो ऐसा क्या इंस्पायरेशन हुआ, क्या आपके मन में आया कि आपने हरियाणा में प्रैक्टिस ना करके आप दिल्ली में एनरोल होना चाहे और यहाँ आपने अपने को एनरोल किया? उस वक़्त शर्मा जी, रोहतक में जो कोर्ट थी, एक छोटी सी कोर्ट थी, बहुत कम लिटिगेशन था, वो भी एक ही तरह का था। आपको बहुत डीपली ना जाके बताऊं, सिविल के जो केसेस थे वो भी एक ही तरह के केसेस थे, क्रिमिनल के तो वो भी ज़्यादातर लड़ाई झगड़े के केसेस थे। तो एक जो बड़ा कैनवस जो चाहिए लॉयर को एक बिगिनिंग के लिए, शुरुआत के लिए, वो बड़ा कैनवस नियरेस्ट डेस्टिनेशन हमारे दिल्ली था। दिल्ली में रिश्तेदारियाँ थी, भाईचारा भी काफ़ी यहाँ रह रहा था ऑलरेडी, तो दिल्ली मुझे सूट कर रहा था और दिल्ली आके मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा 2 साल 91 से 93, और फिर नई सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विस में, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आज भी एक बात का मलाल रहता है कि सिविल सर्विसेज में जाते तो अच्छा होता है, या अब इस लाइफ से सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखे शर्मा जी, एक चीज़ रहती है आदमी के माइंड में कि चलो सिविल सर्विसेज में अगर हम चलो नहीं सक्सीड कर पाए तो एटलीस्ट कोई और जॉब तो नहीं हो पाएगी। तो वो जो इंटेलिजेंसिया आपके अंदर था, जो आप पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहे और आपको हमेशा स्कॉलरशिप मिली और आपने हर जगह स्कूल कॉलेज टॉप किया, तो वो जो इंटेलिजेंसी है आपका, जो नॉलेज है, वो यहाँ आप काम आ रही है? बहुत काम आई। एक जो स्पिरिट थी मेहनत करने की, स्पीड थी नई नई चीज़ें सीखने की, और एक जो कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, जो अदर सर्विस में तो सारी उम्र एक फीलिंग रहती, एक कॉम्प्लेक्स रहता, तो वो चीज़ कंपनसेट हो जाए। कंपनसेट करने के लिए मैं इस प्रोफेशन में आया कि यहाँ आप कहीं तक राइज कर लो, देयर इज़ नो लिमिट, और यहाँ के मैं कंपनसेट हुआ भी, मैं बेटर फील करता हूँ। रेस्पेक्ट जो मिलती है आईएएस में और आईपीएस में, उनमें वो रेस्पेक्ट जो आपके दिमाग में थी कि वो हम बड़े अफसर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, वो आज जो रेस्पेक्ट आपको मिलती है, कंपैरिजन कभी करते हैं शर्मा जी के? क्या शर्मा जी, इट्स बट नेचुरल होता है।
बट एटलीस्ट एक बात यहाँ कहने को जरूर है, वी आर नॉट सबॉर्डिनेट टू एनीबडी। जजेस अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, हम किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जैसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए, आपने जजेस की बात की, जब आप आए तो जजेस के साथ एडवोकेट्स का जो बिहेवियर होता था या जजेस का बिहेवियर टुवर्ड्स द एडवोकेट्स, या इसको वाइस वर्सा कहिए, वो आज के कंपैरिजन में कैसा था? अच्छा था, वैसा ही था, या कुछ गड़बड़ था? देखो, यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं। जब हम आए उस वक्त 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी होती थी जुडिशियल ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए, बैठने के लिए, compete करने के लिए। उस वक्त जो जजेस रिक्रूट होके आते थे डीजीएस में, तो एटलीस्ट उनको बार एंड बेंच के रिलेशंस का और थोड़ा प्रोफेशनल जो हमारी एक कंपल्सन्स हैं लॉयर्स की, लॉयर्स क्या क्या डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज, वो चीज़ें वो रियलाइज़ करते थे। अब जो फ्रेश कॉलेज पास आउट होके लड़के आके जजेस बन के बैठते हैं, मैं समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस नहीं उनको रहता, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। एक अर्ली एज में बहुत बड़ा ओहदा मिलने का प्राउड भी शायद दिमाग में आ जाता है। एग्जैक्टली लॉयर्स बहुत सारे यहाँ ऐसे हैं, जैसे मैंने आपने इंटरव्यू लिया लास्ट दिनों संतोष मिश्रा जी का, 43 ईयर की स्टैंडिंग है उनकी। बहुत सारे बच्चे जजेस हमारे न्यू कमर जैसे हैं जिनकी एज भी नहीं है, जितनी इतनी प्रैक्टिस के लोग यहाँ पे बैठे हैं। शर्मा जी, ऐसा देखा गया कुछ जजेस में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट स्पेशली मैं कहूँगा, उनको कुछ अंदर से रहता है कि सीनियर्स के साथ वो थोड़ा उनका बिहेवियर ज़्यादा रूड रहता है। वो अपने आप को शायद ईगो सेटिस्फाई करते हैं सीनियर्स के साथ इस तरह का बिहेव करके। नहीं, मैं बताता हूँ, सीनियर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अब कोई जूनियर लड़का, फ्रेश लड़का लड़की आकर के या कोई इंटर्न आकर कोई बात कहे, तो वो एक चीज़ समझ आती है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसने इतना पढ़ा नहीं है, प्रोसीजरल चीज़ें नहीं मालूम है, तो उसको एक किस्म से उसको वो लिबर्टी मिली हुई है, कह सकते हैं, और वो ठीक भी है, उसको मौका दिया था। लेकिन सीनियर जो जिसकी 30-40 ईयर्स की स्टैंडिंग है, वो आके इस तरीके की बात नहीं कह सकता, तो एक्सपेक्टेशन जरूर जजेस की बढ़ जाती है। बिहेवियर में कहीं उन 30 सालों में चेंज आया है आपको लगता है? बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कहीं प्रोफेशनल एथिक्स में, एडवोकेट्स में भी कहीं डिग्रेडेशन आया? ये साफ अगर आप ईमानदारी से कहें। ये चीज़ सब महसूस करते हैं, मैं भी करता हूँ। डिग्रेडेशन हुआ है, खासकर इलेक्शंस में जो पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, उससे जो एक कह सकते हैं गुटबाजियाँ चलती हैं, वो भी एक चीज़ है, वो भी एक फैक्टर। अब से 25-30 साल पहले जो इलेक्शन होता था, उसमें इस तरह का जो शोशागिरी, पंप एंड शो जो अब हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं, होर्डिंग, पोस्टर्स और बैनर्स और बड़ा प्रचार के पूरी दिल्ली छा जाती है इलेक्शन के टाइम में, ऐसा जब भी था क्या? नेवर। कोर्ट की बाउंड्री से बाहर कोई हमने इसका प्रचार नहीं देखा, कोई पैम्पलेट्स, हैंडबिल्स या लेट नाइट पार्टीज नहीं देखी। जो कुछ होता था यूँ लेता था, और किसी को प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। सब फेस टू फेस एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का काम जानते थे, एक दूसरे के कैपेबिलिटीज़ को पहचानते थे, तो वोट ऑन मेरिट पड़ती थी। आज वोट ऑन मनी पड़ रहा है। आज पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है पैसा। इसका रीजन एडवोकेट्स हैं, मतलब वोटर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं? मैं समझता हूँ एक सिस्टम डेवलप हो गया, पूरा सिस्टम। नॉट ओनली बार में, ये बार भी अगर हम पॉलिटिक्स देखें, वहाँ भी ओवरऑल सिस्टम है कंट्री का, बार उससे अछूती नहीं है। एक सिस्टम ही ऐसा हो गया कि पैसे के बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते इलेक्शन का। लेकिन अगर जो पैसा खर्च करके आ रहे हैं, इन्वेस्ट करके आ रहे हैं, तो वो नेचुरली दोनों कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने का भी उनके दिमाग में रहेगा। नाम होने के साथ साथ मनी का भी अर्निंग ऐसा दिमाग में तो रहेगा। हमारे बार मेंबर्स सीनियर हैं या मेरे साथ के हैं, सब हैं, वो सुन रहे होंगे, सबको मालूम भी है, पिछले कुछ सालों से धन बल के बेस पे कुछ ऐसे हमारे नुमाइंदे भी बने हैं जो प्रैक्टिस में नहीं थे। पैसे से कुछ लोग हैं जो कोर्ट्स में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, लिटिगेंट्स को भी भुगतना पड़ रहा है, और जो आम एडवोकेट है उसको भी। लिटिगेंट्स की तो बात यहाँ नहीं आएगी, लॉयर्स के लिए ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। जो हमारे लॉयर प्रैक्टिस में नहीं है और वो सीधे आकर के इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं पैसे के दम पे, और फिर बाद में दिखाई नहीं देते, अपने बिजनेस में जा करके फिर अपना मशगूल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे इफेक्ट होगा लॉयर। शर्मा जी, एक बहुत शिकायत रहती है कि जो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं पिछले 10 साल से लगभग,
लगभग 10 साल से, वो लर्निंग की बजाय अर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और जैसे आपके टाइम में आप रजिस्टर बनाते थे, आपने बताया था मुझे, उसमें आप साइटेशंस लिखते थे, जजमेंट्स लिखते थे, और जो सीनियर आपका कहीं आर्गूमेंट कर रहा है कोर्ट में तो आप उसे ध्यान से सुनते थे, वो कोई साइटेशन कोट कर रहा है, कोई जजमेंट कोट कर, तो आप भी खुद लिख लेते थे। ऐसा आज देखने को मिलता है क्या? नहीं नहीं, देखिए एक बात क्लियर है, आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स की, एक सीनियर जूनियर की रेस्पेक्ट की जो बात है, कहीं ना कहीं वो कमी नज़र आती है, सभी को आती है। उसका रीज़न फैमिली बैकग्राउंड से है या यहाँ जो सीनियर्स ट्रेनिंग देते हैं उनमें कहीं कमी है? देखो, यहाँ हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ फैमिली की बात तो नहीं कर सकते, बट सीनियर्स को ज़रूर मैं कहूँगा, जिस किसी की आपने जूनियरशिप की है, जो भी आपके गुरु रहे हैं ऑनरेबल, सीनियर्स को ये चाहिए कि आकर के फर्स्ट टाइम से पहले उनको ये लेसन दें कि भी आप बार एंड बेंच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, यू आर द कोर्ट ऑफिसर, और आपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट करना है। जब मैं ना भी हूँ चैम्बर में, ना भी अवेलेबल हूँ, कोई मेरा फ्रेंड आए, कोई अदर सीनियर आए, तो आपको उनको उतना ही रेस्पेक्ट उनको भी देना है। और आप किसी से भी आपको पूछना पड़ सकता है, सीखना पड़ सकता है, इस प्रोफेशन में नोबडी इज परफेक्ट, सो इट इज ऑलवेज कॉल्ड प्रैक्टिस। थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ, अब एडवोकेट्स और पुलिस के बीच में, जबकि बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर चोली दामन का साथ होता है पुलिस और लॉयर्स का, लेकिन काफ़ी सालों से, 4-5 सालों से एक ऐसा सिस्टम में कुछ डिफेक्ट आ गया है कि आपस में विद्वेष है, आपस में क्लेश रोज आए दिन सुनने को मिलते हैं। आज भी कड़काडूमा कोर्ट में इसी बात को लेकर स्ट्राइक है, ड्यू टू रूड बिहेवियर और ड्यू टू रॉन्ग डूइंग्स ऑफ पुलिस। तो ये इसका रीज़न क्या समझते हैं आप, क्यों हो रहा है ये? तो इस बारे में मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है शर्मा जी। मैंने इतने लंबे टाइम में ये देखा है कि कोई सीनियर लॉयर कभी पुलिस से इस तरीके से नहीं झगड़ता छोटी छोटी बातों में। आज बच्चे बैंड लगा के नए नए आए हैं, कोट पहन के, समझते हैं कि तुझे एक राइट मिल गया। अब रेड लाइट जंप कर दी तो पुलिस वाले से झगड़ेंगे, आपने गलत गाड़ी पार कर दी तो उससे तू मैं करेंगे, आपने गलत यू टर्न ले लिया तो। ये भी लॉ सब के लिए है, ये पुलिस भी आपके लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, तो हमें एक तरफा नहीं देखना। नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस भी गड़बड़ तो करती है। देखो, कुछ हो गया है कई सालों में, दोनों साइड से हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है। अकेले पुलिस को भी नहीं, अकेले हम अपने लॉयर्स को भी नहीं कह सकते, बट लॉयर्स को भी मैं कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, लॉयर्स को भी एटलीस्ट समझना चाहिए वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जैसे पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी भी डिपेंडेंसी उन पे है, उनकी भी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है, सारी चीज़ें हैं। ठीक। एक जो पैसे के पीछे दौड़ने वाली जो मैंने बात की थी, वो क्या लगता है कि ये समय की मांग है या कहीं इसके पीछे भी प्रोफेशनल एथिक्स में कहीं कोई कमी आई है? दो चीज़ें हैं शर्मा जी। एक तो ये लॉ फर्म की कल्चर जब से आई है, लॉ फर्म की कल्चर, अब ये लॉ फर्म में अलग अलग दिल्ली के अलग अलग रीजन्स में पॉश एरियाज़ में ऑफिस खोले बैठे हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपने लॉयर हायर करके सैलरी पे रखे हुए हैं जो कोर्ट स्टैंड करते हैं। जो बड़ा काम है वो लॉ फर्म ही ग्रैब कर लेते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस का स्कोप घटता जा रहा है। तो जो फ्रेशर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, उनको लॉ फर्म से ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, फ्रेशर्स को भी, तो वो प्रेफर करते हैं कि लॉ फर्म ज्वाइन करें, बशर्ते किसी इंडिविजुअल लॉयर। सीखने को तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, स्कोप भी नहीं है, और वहाँ भागा दौड़ी बहुत होती है। अर्ली मॉर्निंग बुलाते हैं, लेट नाइट बच्चों को छोड़ते हैं, सुबह में इसलिए इस कामों में लगाए रखते हैं, तो वहाँ के अपने लिमिटेशंस हैं। कोई एक शिकायत रहती है जूनियर्स को, मैंने बहुत बच्चों से बात की कि जी सीनियर्स हमको जो है वो कुछ खर्चा नहीं देते, मतलब कुछ पैसा ऐसा नहीं देते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंटली खर्च कर सकें और घर से ना लेना पड़े। इसके लिए कुछ सीनियर से अपील करना चाहेंगे? मेरी नज़र में हर सीनियर अपने जूनियर को अपने बच्चों की तरह देखता है, और उसकी हर एक कोशिश रहती है कि वो हर केस में तेरे साथ जाए, सिर्फ फाइल उठाने का काम ना करे, सीखे भी। और ये हमेशा नियत रहती है हर सीनियर की कि एटलीस्ट वो घर से पैसा ना लाए, पेरेंट्स से ना मांगे। जब उसने मुझे ज्वाइन कर लिया तो मेरी ड्यूटी है कि उसका एक्सपेंसेस जो डे टू डे वो मीट आउट मेरे माध्यम से हो, मेरे थ्रू हो,
घर से ना लाए एटलीस्ट, कम से कम इतना तो हर सीनियर करता है और उसको करना चाहिए भी। चलिए, एक अपील, आप बीइंग एन क्रिमिनल लॉयर, बड़े इंटेलिजेंट लॉयर के नाते और एक्सपीरियंस लॉयर के नाते, सभी यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं, सीनियर्स भी सुन रहे हैं, एक अपील आप जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, जो न्यूली एनरोल्ड लॉयर्स हैं और जो अभी 2-4-5 साल की प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए कोई एक अपील प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर के, या हाउ दे कैन सक्सेस इन देयर लाइफ, आई मीन जस्ट सीक्रेट टिप्स ऑफ सक्सेस, कोई देना चाहेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहूँगा, जब आप किसी से कुछ सीख रहे हो, कुछ गेन करना, अपने नॉलेज गेन करनी है, आपको प्रैक्टिस की जो बेसिक्स हैं वो आपने सीखना है, देन यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर सीनियर, यू शुड बी सबमिसिव। कोई ऐसा सीनियर नहीं है कि एक जूनियर आकर के पोलाइटली कुछ बात पूछे, कोई हेल्प मांगे तो उसको मना करेगा, नेवर। बट मांगने वाले की जो एक जो स्टाइल है, उसका एक जो तरीका है, वो बहुत मायने रखता है। तो मेरी तो सबसे एक मैसेज यही है कि आप सीनियर्स को रिगार्ड करें, बी रेस्पेक्टफुल, आपको कोई मना नहीं करेगा। अच्छा सीनियर ज्वाइन करें जिसके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो, जो सिविल भी आपको सिखाए, क्रिमिनल भी सिखाए। अगर आपका इंटरेस्ट एक ही फील्ड में, जैसे कोई आजकल बच्चे कॉर्पोरेट को बहुत प्रेफर करें, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर को ज्वाइन करें। बट आपने जहां आपने सीखना है वहां आपको पोलाइट और हम्बल तरीके से पेश आना चाहिए। आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, ना आपका कोई, मुझे लगता है, कोई इरादा भी है, तो आप जो बार्स में देखते हैं, डिफरेंट बार्स का सुनते रहते हैं, आए दिन उनकी वर्किंग देखते हैं, कोई एक अपील कहूँ या एडवाइस कहूँ या कोई सलाह ऐसी कहूँ जो आप बार लीडर्स को देना चाहें? देखो, वैसे तो शर्मा जी बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं, लेकिन सीनियर से, बार लीडर से यही है कि अब चीज़ कहीं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कुछ रिटायर्ड लोग प्रैक्टिस में आते हैं हर साल, और कहीं ना कहीं जो बेचारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि जो रिटायर्ड होके आफ्टर सुपर एनिमेशन 60 ईयर्स के बाद जो आए हैं प्रोफेशन में, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए बेचारों को, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो सफ़र करते हैं, एक ह्यूज क्राउड इस प्रोफेशन में बढ़ती जा रही है। तो बार काउंसिल लीडर से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से तो मैं यही डिमांड करूँगा कि कुछ ऐसा एक एज लिमिट फिक्स कर दी जाए कि आफ्टर 40-45 एनरोलमेंट किसी का एज के बाद नहीं होगा, कुछ ऐसा सा कोई रूल बने, सो दैट कि यंगस्टर सफ़र ना करें, यह चीज़ है। दूसरा, एक पर्टिकुलर पेंशन स्लैब अगर बनता है, जो लॉयर्स आफ्टर 20 ईयर्स और आफ्टर 30 ईयर्स प्रोफेशन छोड़ना चाहते हैं, तो उनके एक सोशल, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक पेंशन अगर गवर्नमेंट और बार के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, पैरिटी की एक पेंशन स्कीम आ जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो बुजुर्ग लॉयर हैं वो शायद वो भी प्रोफेशन छोड़ जाएं। तीसरा, एक हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात है, मेडिकल पॉलिसीज़ हर लॉयर के पास अवेलेबल होनी चाहिए, बहुत छोटा सा अमाउंट है, 5 लाख इज नथिंग आज के टाइम पे। एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी सबके पास होनी चाहिए। थैंक यू शर्मा जी। तो सुना दोस्तों, ये थे एस.के. शर्मा जी। इन्होंने बहुत ही बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, और एक नई बात इन्होंने जो कही कि जो एडवोकेट्स हैं उनका कोई पेंशन सिस्टम, कोई सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जिसे कहा जाए, इन फ्यूचर में जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो कोई ना कोई सिक्योरिटी उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बार लीडर्स को इसके बारे में कोई पॉलिसी ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और मैं इसी तरह आपकी और लोगों से जो स्टार्स हैं हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के, उनसे बात कराऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।